और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री का। अब की बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार। पार्टी को पूरा यकीन है कि गुजरात के गदर में इस बार कमल और अच्छे से खिलकर सामने आएगा। सूबे में पार्टी को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत हासिल होगी और यही वजह है कि गुजरात के सियासी दंगल को फतेह करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी कमबैक के लिए जोर लगा रही है और मैदान में इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। अब सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है और इसीलिए सत्ता के संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। आपको बता दें, गुजरात में अगले महीने 1 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रैलियां जारी हैं। तो अगले महीने की 1 तारीख के लिए गुजरात तैयार है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी लगातार सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियां रोड शो से लेकर लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। आज भी गुजरात में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से गुजरात के चुनावी मैदान में दम भरा है। तो अमित शाह ने सबसे पहले अमरेली में जनसभा की और इस मौके पर वो विपक्ष पर जमकर बरसे। गुजरात में फिर से सरकार बनाने का दावा किया और साथ ही भावनगर में भी रैली की। इन रैलियों में अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात के रण में अमित शाह और रैलियां अमरेली में और भावनगर में की गई। तो गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज कई रैलियां की। पहले सोमनाथ, फिर भावनगर और उसके बाद अमरेली में रैली कर विपक्ष को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल का कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे तब कांग्रेस ने विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी। हमारा राष्ट्रवाद सबका साथ और सबके विकास का प्रतीक है। कांग्रेस का सेकुलरिज्म और आम आदमी पार्टी का सेकुलरिज्म ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाला है। नरेंद्र भाई मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात में कर्फ्यू हमेशा के लिए समाप्त हो गया, दंगे हमेशा के लिए समाप्त हो गए। देश के प्रधानमंत्री बने, आतंकी हमले समाप्त हो गए। आज एक सुरक्षित भारत की परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने। तो गुजरात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया और इस संकल्प पत्र के जरिए भाजपा ने कई बड़े और अच्छे वादे किए हैं ताकि वोटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। और इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है, यानी जीतने के बाद भी ये वादे बीजेपी जो संकल्प पत्र में आज कर रही है उसे पूरा करेगी, ये विश्वास दिलाया गया। गुजरात में बीजेपी का संकल्प, लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी। संकल्प से बीजेपी को 7वीं बार सत्ता। भारत माता की। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब महज 5 दिन का समय बचा है। सभी सियासतदान वोटर्स को अपने अपने पाले में करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सत्ता पाने के लिए पार्टियां गुजरात की जनता से लोक लुभावन वादे कर रही है। कोई फ्री में बिजली की बात कह रहा है,
तो कोई शिक्षा की बात। इसी बीच बीजेपी ने भी जनता से वादे किए और संकल्प पत्र जारी किया। 5 साल में 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, मजदूरों को 2 लाख तक गारंटी लोन, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा, देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण, 20,000 सरकारी स्कूलों का मॉडिफिकेशन, आयुष्मान योजना की रकम 5 लाख से 10 लाख करने का वादा, केजी से पीजी तक सभी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा, वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त में बस यात्रा, कृषि के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात, सिंचाई नेटवर्क के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च का वादा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत कई नेता मौजूद रहे। संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा ये संकल्प पत्र महज डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो हवा में नहीं कहती। हम पूरी तैयारी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा संकल्प है। ये जो प्रदेश में, देश में रेडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा, जो आइडेंटिफाई करेगा यानी चिन्हित करेगा और एलिमिनेट करेगा जो उनसे उठने वाली थ्रेट होंगे, जो चुनौतियां होंगी, उनसे उठने वाली चुनौतियों को एलिमिनेट भी करेगा। और जो स्लीपर सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच के लेकर के चलने वाले लोग हैं, उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो। इसकी हम तैयारी हैं। बीजेपी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, इसमें जनता की काफी भागीदारी है, क्योंकि बीजेपी ने अग्रसर गुजरात नाम से कैंपेन चलाया था, जिसमें लोगों से राय मांगी गई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी और फिर बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त चरम पर हैं। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने नेताओं की तो फौज ही उतार रखी है। गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और विपक्ष पर लगातार अटैक कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब से आई है, गुजरात से दंगों की विदाई हो गई है। दंगाइयों को अमित शाह का सबक। बीजेपी आई, गुजरात में दंगे की हुई विदाई। कांग्रेस पर शाह का जोरदार अटैक। कांग्रेस राज में दंगा, अब सूबे में है चंगा। गुजरात की गद्दी पर बीजेपी इस बार भी बरकरार रहे, इसीलिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं तो अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाकर वोटरों को समझा रहे हैं। अमित शाह चुनावी मैदान में जमे हैं और फुल एक्शन में है। शुक्रवार को उन्होंने एक के बाद एक 4 रैलियां की।
फिर नादौद में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। अमित शाह ने अपने स्टाइल में दंगाइयों को करारा सबक दिया। 2002 માં કોંગ્રેસીઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી છે। गुजरात चुनाव में अमित शाह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनकी नजर विपक्ष को मात देने के हर दांवपेच पर है। यही वजह है कि कांग्रेस को निशाने पर लेने से वो जरा भी नहीं चूक रहे हैं। हमेशा कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में गुजरात में दंगा हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी की सत्ता में आने के बाद अब हालात बदल गए हैं। खेड़ा जिले में अपनी रैली में उन्होंने ये बात एक बार फिर कही। कांग्रेसना રાજમાં ગુજરાતમાં વિકાસ નતો દેખાતો, કોમી હુલ્લડો થતા, જાતિ જાતિ વચ્ચે ભાઈ ભાઈ વચ્ચે લડાઈ લગાડવાનું કામ કર્યું અને હુલ્લડોમાં હંમેશા વોટ બેંકને મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું। બહુ મોટા વર્ગને અન્યાય કરવાનું કામ આ કોંગ્રેસ પાર્ટીને ના મરત્યા હોય। अमित शाह का आरोप है कि कांग्रेस के शासनकाल में कई बार दंगे हुए। ऐसे में आपको गुजरात में हुए कुछ दंगों के बारे में बताते हैं। 1969 में अहमदाबाद में दंगा हुआ। तब कांग्रेस के हितेंद्र भाई देसाई सीएम थे। 1980 में भी गुजरात में दंगा हुआ। 1985 में दूसरा बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ। 1985 में माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे। 1987 में सीएम अमर सिंह चौधरी के कार्यकाल में दंगा भड़का। पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। यहाँ हर चुनाव में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी रही है। यही वजह है कि अमित शाह लगातार कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस को दंगा करवाने वाली पार्टी बता रहे हैं और अपनी पार्टी को विकास वाली पार्टी, ताकि जनता एक बार फिर से गुजरात में पूरी तरह से कमल खिलाने का काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात में चुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो गुजरात की जनता करेगी, लेकिन भारत 24 गुजरात की हर सीट का विश्लेषण आपको दिखा रहा है। ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किए हैं और आज हम आपको नवसारी जिले का विश्लेषण दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि किस सीट पर क्या हालात है। जिला नवसारी की अगर बात करें तो 4 सीटें हैं जिला नवसारी में और भाजपा ही इन चारों सीटों पर काबिज होती हुई नजर आती है। कांग्रेस के खाते में कोई सीट नजर नहीं आती, अन्य के खाते में भी कोई सीट नजर नहीं आती। जो विश्लेषण है ये आपको बता रहे हैं। अब आपको नवसारी जिले की हर एक सीट के बारे में तफसील से बताएंगे और दिखाते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर क्या विश्लेषण किया है। अगर जलालपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी काबिज नजर आएगी। नवसारी की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी ही आती हुई नजर आ रही है। गणदेवी पर भी बीजेपी और वांसदा पर भी बीजेपी की ही सत्ता काबिज नजर आ रही है। अब जलालपुर की बात करते हैं, तफसील से आपको बताते हैं इस सीट की क्या खासियत है। दरअसल बीजेपी की दबदबे वाली ये सीट है और पिछले 20 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने आरसी पटेल को फिर से अब मैदान में उतार दिया है और पिछले 4 चुनाव से आरसी पटेल ही जीतते आ रहे हैं, तो एक बार फिर से दांव उन्हीं पर लगाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात नवसारी सीट की करते हैं। नवसारी भी बीजेपी का ही मजबूत गढ़ माना जा रहा है और पिछले 32 साल से इस सीट पर बीजेपी हारी नहीं है। यही कारण है कि इसे गढ़ कहा जाता है। एमपी के मौजूदा राज्यपाल 5 बार नवसारी से विधायक रहे हैं। अब मंगू भाई पटेल हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। बीजेपी ने राकेश देसाई को मैदान में यहां से उतार दिया है। देखना होगा कि अब जीत किसकी होगी। हालांकि जो विश्लेषण है वो बीजेपी की ही जीत बताता है। अब बात गणदेवी सीट की कर लेते हैं।
सन 1995 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। जी हां, 1995 से बीजेपी ने मौजूदा विधायक मगन भाई पटेल को ही उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस की ओर से अशोक पटेल मैदान में है। इस सीट पर आदिवासी वोटर की संख्या 41% के करीब बताई जाती है। अब यहां पर कौन दावा मारेगा, ये देखना होगा। अब वांसदा की बात कर लेते हैं। मजबूती के साथ मैदान में यहां पर बीजेपी ही है और कांग्रेस को बीजेपी से मिल रही है कड़ी टक्कर। 2017 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा किया था। इस सीट पर 90% से ज्यादा आबादी आदिवासी समुदाय की है, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक भी है। लेकिन इस बार यहां से मोर्चा मारती हुई भाजपा नजर आती है। और अब आपको वलसाड जिले की विश्लेषण बता देते हैं। इसका विश्लेषण क्या कहता है, ये विश्लेषण भी एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने किया है। इसमें आपको बताएंगे कि किस सीट पर क्या हालात हैं। जिला वलसाड की अगर बात करें तो 5 सीटें वलसाड के हिस्से में हैं और बीजेपी के हिस्से में 2 आती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के हिस्से में यहां से 3 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य का खाता यहां पर भी खाली रहने वाला है। इस विश्लेषण के मुताबिक वलसाड जिले की बात करें तो यहां की सीट के बारे में भी आपको बता देते हैं। धर्मपुर पर भाजपा काबिज होगी। वलसाड में कांग्रेस का दबदबा नजर आता है। पारडी की बात करें तो यहां पर भाजपा नजर आती है और कपराड़ा में कांग्रेस और इसी के साथ उमरगांव पर भी कांग्रेस का ही दबदबा नजर आता है। अब एक एक सीट के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। धर्मपुर की अगर बात कर ली जाए तो इसकी विशेषता यही है कि आदिवासी मतदाताओं का यहां पर दबदबा है। 2017 में भाजपा ने यहां पर जीत दर्ज की थी। भाजपा ने मौजूदा विधायक को ही यहां से मैदान में उतारा है। तो ये सीट की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब बात वलसाड की करते हैं। वलसाड में मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है। दरअसल भाजपा ने भरत भाई पर भरोसा कर उन्हें मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने कमल कुमार शांतिलाल पर भरोसा किया है। आगे बढ़ते हैं और पारडी सीट की बात करते हैं। जिले की पारडी सीट 2002 से लगातार भाजपा के कब्जे में है और 2017 में 52,000 के अंतर से कांग्रेस यहां से हारी थी। अब भाजपा के लिए पारडी मजबूत किला माना जाता है। इस सीट पर कोली पटेल, घोडिया पटेल का काफी प्रभाव भी माना जाता है। कपराड़ा की बात कर लेते हैं। इसी लड़ी में कपराड़ा सीट पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत नजर आती है और 2020 के उपचुनाव में बीजेपी यहां पर सेंध लगा चुकी है। इस सीट पर भी आदिवासी समुदाय का ही दबदबा है। उमरगांव की बात करें तो उमरगांव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है और 13 में से 7 बार कांग्रेस के विधायक यहां पर चुने जा चुके हैं। 2017 में भाजपा के रमनलाल पाटकर विधायक बने थे। SC/ST वोटरों की संख्या करीब 44% यहां की बताई जाती है। तो ये बात हो गई इस जिले की। और अब हम आपको डांग जिले का विश्लेषण दिखाते हैं। ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने हमारे लिए किया है। आपको बताते हैं कि किस सीट पर क्या हालात बनते हुए नजर आते हैं, सियासी समीकरण क्या कहते हैं। जिला डांग की बात करें तो महज एक ही सीट है यहाँ पर, और एक ही सीट भाजपा यहाँ पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य का खाता यहाँ पर खाली रहने वाला है। तो डांग जिले में एकमात्र विधानसभा सीट है डांग जिले में, और डांग ही वो सीट है जहां पर भाजपा का कब्जा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2012 और 2017 में कांग्रेस के मंगल भाई गवित विधायक बने और बाद में मंगल भाई गवित ने कांग्रेस को छोड़ दिया। उपचुनाव में भाजपा ने यहां से रमेश भाई पटेल को विधायक बनाया और भाजपा ने विजय पटेल पर अब दांव खेला है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो मुकेश भाई चंद्र भाई पटेल को यहां से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो ये विश्लेषण के हिसाब से क्या कुछ फिलहाल सियासी समीकरण हैं, क्या कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और यहां रुक करेंगे बड़ी खबर का। जहां दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान धामी ने भारत 24 के संवाददाता अक्षय राय के सवालों के जवाब दिए और भारत 24 के संवाददाता अक्षय राय का कई बार नाम भी लिया। पत्रकार बंधु अभी सदन में पूछ रहे थे मेरे से कि उत्तराखंड समाज के बारे में आपका क्या कहना है, दिल्ली के चुनाव में क्या होगा, एमसीडी के चुनाव में। ये अक्षय जी हमारे बड़े पत्रकार हैं मेरे सामने। तो मैंने कहा उत्तराखंड के लोग हमेशा से वो राष्ट्रवाद के साथ चले हैं। तो भारत 24 के संवाददाता अक्षय राय का कई बार नाम लिया गया, कई बड़ा नाम उन्होंने कमाया है, जाहिर तौर पर बधाई के पात्र हैं।